स्क्रीन बताओ। हम कर रहे थे ये युवास वाले एमसीक्यूज। 37 तक शायद किए थे। आज आगे करते हैं क्वेश्चन। यहाँ तक किए थे। 38 क्वेश्चन क्या है कि द स्टैंडर्ड लैक्टेशन पीरियड ऑफ मिल्च कैटल की जो ब्रीड्स हैं ये वैसे बताया हुआ है कैटल का काऊ का लैक्टेशन पीरियड इनके टोटल 305 दिन के होते हैं। ये क्वेश्चन वहां पे थ्योरी में हमने पढ़ा हुआ था। सही। तो ये आपको क्लियर होगा। मिल्च बताया हुआ है जो सबसे ज्यादा मिल्क वगैरह देती है उनको कहा जाता है। हाँ 10 मंथ 305 डेज का। आवाज आ रही है सजाद? जी जी ठीक है, आवाज आ रही है ना? ये बताएं काइंडली। चलो ओके ओके। अच्छा उसके बाद 39 क्वेश्चन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने याद रखना है कि नेम द मोस्ट कॉमन डिजीज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रो काउज मिल्क। ये क्वेश्चन 2023 में, बट इसका नेचर थोड़ा चेंज करके उसने दिया हुआ था। ये क्वेश्चन आया था कि कौन सी डिजीज जो है वो काऊ की मिल्क से ट्रांसमिट होती है, उसने ये जनरली पूछा था। ये स्टेटमेंट सेम तो कॉपी पेस्ट नहीं थी, बट यही नेचर थी क्वेश्चन की। आपने याद रखना है वो डिजीज जो काऊ के मिल्क से ह्यूमन में ट्रांसमिट होती है वो होती है ट्यूबरक्लोसिस। सही होगा, ये आपने याद रखना है। ट्यूबरक्लोसिस जो होती है, जो माइकोबैक्टीरियम बोवेसिस जिसका काजेटिव एजेंट हमने पढ़ा था, ये जो है ना पास होती है इन्फेक्टेड काऊ से ह्यूमन में थ्रो अनबॉइल्ड मिल्क जो होता है उससे। ठीक हो गया, तो ये आपने जर्नली याद रखना है। अगर पूछा जाए कि कौन सी डिजीज जो है वो यहाँ जूनोटिकली काऊ के या मिल्क से ट्रांसमिट होती है, वो ट्यूबरक्लोसिस होती है, ये आपने याद रखना है। सही है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने इस जेन में बिठाना है। मतलब अगर अच्छे तरीके से बॉइल्ड नहीं होगा मिल्क या पास्चुराइजेशन उसकी सही नहीं होगी, तो उससे जो है ना क्या कहते हैं, ये डिजीज ट्रांसमिट हो जाती है। तो वो इन्फेक्ट करती है जाके इंटेस्टाइन और लंग्स वगैरह को। 40 क्वेश्चन क्या है, 40वां के रेट सिंधी। अभी ये हमने वहां पे ना कंसाइज मटेरियल का जो लाइव स्टॉक वाला चैप्टर है, या खुद आप देख लीजिएगा वरना हम पढ़ेंगे वो भी ना। एक दिन एक थ्योरी का क्लास कंसाइज की बुक से भी चलाएंगे। क्योंकि वो छोटे छोटे अभी चैप्टर रहते हैं उनकी कुछ चीजें, तो वहाँ पे ब्रीड्स भी देखेंगे हम। तो यहाँ पे जनरली आपने याद रखना है कि रेड सिंधी क्या है, ये ड्राफ्ट ब्रीड्स नहीं है, ये ड्राउट ब्रीड्स होती हैं। उन्हें कहा जाता है, यहाँ पे स्पेलिंग की मिस्टेक है, मिल्च ब्रीड डुअल पर्पस ब्रीड। तो जो रेड सिंधी है पाकिस्तान में वो मिल्च ब्रीड कहलाती है। मतलब सबसे ज्यादा वो ये इंडिजीनियस ब्रीड है, इंडिया और पाकिस्तान में पाई जाती है। तो ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए ज्यादा होती हैं। जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए ब्रीड्स होती हैं उनको मिल्च ब्रीड कहा जाता है। ड्राट ब्रीड्स वो होती हैं जो जहाँ पे वाटर की कमी होती है, फूड की स्केर्सिटी होती है, वहां पे जो ब्रीड सरवाइव करती है उनको ड्राट ब्रीड्स कहा जाता है। कौन कौन सी होती हैं वहां पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर जो डोयल पर्पज है जो दोनों में सरवाइव करती है उनको कहा जाता है डुअल पर्पस ब्रीड। तो रेड सिंधी आपने याद रखना है, यह होती है मिल्च ब्रीड होती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, 41 क्वेश्चन, मार्क द एज ऑफ मार्किंग ऑफ काफ फॉर आइडेंटिफिकेशन। काफ पे जो आइडेंटिफिकेशन की जाती है वो किस दिन पे की जाती है? फर्स्ट डे ऑफ बर्थ, 1 वीक ऑफ एज, 2 वीक्स, 3 वीक्स। तो ये भी आपने याद रखना है, फर्स्ट डे ऑफ बर्थ पे उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए मार्किंग की जाती है। अगर क्वेश्चन आ जाए, बट ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट आपने याद रहा आइडेंटिफिकेशन के मेथड हमने पढ़े हुए हैं, एयर टैगिंग भी पढ़ा हुआ है, ब्रांडिंग, टैटोइंग, नंबरिंग वगैरह। किसी भी तरीके से जो मार्किंग की जाती है काफ पे, वो फर्स्ट डे ऑफ बर्थ पे ही की जाती है। सही है, तो ये आपने याद रखना। उसके बाद क्या क्वेश्चन है यहाँ से, 43 क्वेश्चन देखिएगा कि मार्क द ऑप्टिमम एज ऑफ फॉर केस्ट्रेशन ऑफ मेल काफ्स ऑफ ब्लड लेस केस्ट्रेशन मेथड। जो ब्लड लेस होता है, यहाँ पे ब्लड लेस का मतलब है बर्डीजो।
सही है। दो मेथड हमने पढ़े थे ना, एक सर्जिकल होता है, दूसरा होता है जो ब्लड लेस बर्डिजो मेथड जिसे कहा जाता है, तो वो बेस्ट मेथड भी माना जाता है। तो इसकी एज जो होती है ऑप्टिमम, वो क्या होती है, 4 से 6 मंथ के काफ्स में ये की जाती है, बर्डिजो यूज किया जाता है फॉर केस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये भी एक स्टैंडर्ड आंसर है पेपर के हवाले से। बाकी वेरिएशंस इसमें भी पाई जाती है। ठीक है, कुछ आवाज आ रही है? अभी थोड़ा सा नेट का इशू था, अभी आए, होप के क्लियर होगा। शेयर हो गई स्क्रीन, बताइएगा काइंडली प्लीज। ठीक है, तो ये ब्लड लेस कैस्ट्रेशन बता रहा था, ये हम पढ़ चुके हैं। बर्डीजो या इलास्ट्रेक्टर जिसे कहा जाता है, जिससे कटिंग वगैरह स्किन पे नहीं की जाती, ब्लीडिंग नहीं होती, डायरेक्ट वहां से रिमूव किए जाते हैं, तो ये लेस पेनफुल होता है। तो ये 4 से 6 मंथ आपने याद रखना है। ये भी मैं बता रहा था कि स्टैंडर्ड आंसर है, बाकी वेरिएशंस होती रहती हैं। सही है, तो ये आपने एग्जैक्ट तो प्रैक्टिकली चेंजिंग होती रहती है। अगर क्वेश्चन आ जाता है स्टैंडर्ड इस फॉर्म में, तो आपने 4 to 6 मंथ याद रखना है कि ये काफ्स में की जाती है, ब्लडलेस बॉडीजों का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद 44 क्वेश्चन क्या है कि कैस्ट्रेशन इन फीमेल काफ्स इज कॉल्ड। तो उन्हें क्या कहा जाता है, स्टरिलाइजेशन, टीजर, वेसो एक्टिमाइजेशन, स्पेंग। तो ये भी क्वेश्चन सिंपल है, आपको पता होगा। स्पेंग जो होती है उसको कहा जाता है, फीमेल में जो कैस्ट्रेशन की जाती है उसको स्पेंग कहा जाता है, या ओएचई कहा जाता है, ओवरियो स्टेरोएक्टोमी, ये दोनों नाम बताएं। अगर दोनों ऑप्शन में दे देता है तो आपको ए एंड बी ऑप्शन जरूर करना है। सही है, अगर दोनों मौजूद हैं तो दोनों करने, वरना अगर एक है ओएच ही मौजूद है या स्पेइंग है तो एक ही करना है। तो ये फीमेल काफ्स में जो की जाती है कैस्ट्रेशन, उसमें जिसमें ओवरीज एंड यूट्रस को रिमूव किया जाता है उसको कहा जाता है स्पेइंग। सही है, तो ये आपने याद रखें। स्टरीलाइजेशन क्या होता है यहाँ पे, ये एक ब्रॉड टर्म है, कोई स्पेसिफिक कैस्ट्रेशन के लिए टर्म नहीं होता है। ठीक है, वेसो एक्टिमाइजेशन जो स्पर्म वगैरह मेल प्रोड्यूस करता है, वेसोएक्टोमी की जाती है, तो ये फीमेल से रिलेटेड नहीं है। 45 क्वेश्चन क्या है कि अप्रोक्सीमेट एज ऑफ सेक्सुअल मेच्योरिटी ऑफ बफेलो बुल। बफेलो का जो बुल होता है उसकी एज ऑफ सेक्सुअल मेच्योरिटी कितनी होती है, 15 मंथ, 18 मंथ, 20 मंथ। तो इसका स्टैंडर्ड जो आंसर है इस बुकलेट के हवाले से, वो आपने याद रखना है, 22 मंथ। सही हो, 22वें मंथ जो है ना, इसकी एज ऑफ मेच्योरिटी होती है बफेलो के बुल की। 18 से, ओ सॉरी, 20 से 24 मंथ ये स्टैंडर्ड वैल्यू होता है इसका। 20 से 24 मंथ स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, बट उनमें भी अगर इस बुकलेट का हवाला दिया जाए, रेफरेंस दिया जाए, तो 22 मंथ आपने याद रखना है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जैक्ट बता रहा हूं। सही है, तो ये इनकी एज ऑफ सेक्सुअल मेच्योरिटी होती है। उसके बाद क्या क्वेश्चन है कि जो है ना, मार्क द पीएच ऑफ गुड साइलेज, ये भी हम पढ़ चुके हैं। गुड साइलेज की पीएच क्या है, 4.2 से 4.5। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है, ये वैसे हम पढ़ चुके हैं वैसे भी साइलेज के हवाले से। मार्क द मैक्सिमम मॉइस्चर इन फूडर स्टोर्ड एज है कि यहाँ पे सिंपली उसने मॉइस्चर लेवल पूछी हुई है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। वहां पे न्यूट्रिशन की क्लास में आपको बताया था कि इसकी मॉइस्चर लेवल कितनी होती है, 15, 14 से 15, इनके बीच में जो भी आंसर इनके करीब होगा वो आपने करना है। यहाँ पे देखिए 18 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, 30, 40, ये थोड़े ज्यादा वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे हम जो आंसर करेंगे वो 18% करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ आंसर्स में थ्योरेटिकली, कुछ एमसीक्यूज में कुछ वेरिएशंस पाई जाती हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। उसके नियर बाय वाला जो आंसर है वो आपने जरूर करना है। ऐसा नहीं कि आपने नन ऑफ दिस जाके करना है कि अगर एनिमल रिफ्रेशर में हमने 12 से 14% पढ़ा था, वो मौजूद नहीं है तो हम नन ऑफ दिस करेंगे, ऐसा नहीं होता है। उसके नियर बाय वाला जरूर आंसर होता है। बाकी आप अगर ऑप्शन देखेंगे जैसे 25 से 30 से 40 से, तो ये थोड़ा मॉइस्चर लेवल ज्यादा है और ये है में नहीं पाया जाता। तो आपने ये वाला वैल्यू भी जहन में बिठाना है, और उसके साथ साथ ये 18 वाला वैल्यू भी जहन में बिठाना है। अगर इस फॉर्म में यहां से क्वेश्चन निकल जाता है तो आपको यह भी कम से कम पता होना चाहिए। सन ड्राइड फोरेज को कहा जाता है यहाँ पे जो है ना, जिसका मॉइस्चर लेवल एज कंपेयर टू साइलेज कम होता है। साइलेज में हमने पढ़ा था 60 to 70% मॉइस्चर लेवल होता है में कम होता है 15 से 18%। ये वाला वैल्यू आपने याद रखना है, तो इसका ऑप्शन होगा ए, 18%। ये ऑप्टिमम वैल्यू है।
ठीक है। उसके बाद क्या क्वेश्चन है? 51 क्वेश्चन क्या है कि विच हार्मोन काजेज मिल्क इजेक्शंस या मिल्क लेट डाउन हार्मोन, ये भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। ऑक्सीटोसिन जो होता है जिसको मिल्क इजेक्शन या लेट डाउन ऑफ हार्मोन कहा जाता है। ठीक है। तो ये पढ़े हुए हैं ना भाई, ये पढ़ा हुआ है, साइलेज पढ़ा हुआ है, सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। तभी तो इसलिए मैंने पहले थ्योरी पढ़ाई थी ना। अगर डायरेक्ट में यहाँ पे ये डिस्कस करता तो आपको चीजें समझ नहीं आती। अब ये सारे तकरीबन एमसीक्यूज हमने ऑलरेडी पढ़े हुए। ये आपकी रिवीजन हो रही है, और ये डायरेक्ट एमसीक्यूज अभी बता रहा हूँ जो आंसर्स हैं। ये इन बुक से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट होते हैं, इसलिए इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है। बाकी ये हमने थ्योरी में डिस्कस किए हुए हैं, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है। तो को मिल्क इजेक्शन या लेट डाउन ऑफ मिल्क पूछा जाए तो ऑक्सीटोसिन होता है, बाकी एड्रेनलिन होता है या एपिनेफ्रिन, मिल्क होल्डिंग अप हार्मोन, ये कल हमने क्वेश्चन भी पढ़ा हुआ था। व्हाट इज द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन गोट, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी डिस्कस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्वेश्चन। तो कितने होते हैं गोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पे पेयर्स में पूछ रहा है, देखें कंफ्यूज नहीं होना है। हमने पढ़े थे 60 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं गोट में। 60, 60 के पेयर्स कितने बनेंगे? 30 बनेंगे, सही है। तो यह आपने याद रखना है, 30 नंबर ऑफ पेयर्स गोट में क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। और काऊ में भी इतने ही होते हैं। केटल या काऊ का वर्ड देते तो उसमें भी 60 होते हैं, और ये काऊ का तो उसने ऑलरेडी वीओ में पूछा हुआ है। तो गोट के भी इतने होते हैं। 54 जो होते हैं वो शीप में होते हैं, जिसमें 27 पेयर बनेंगे। तो ये ऑलरेडी हम क्वेश्चंस ये भी किए हुए हैं, सही। क्वेश्चन 54 क्या है कि व्हाट इज द बेस्ट बेसिस फॉर सिलेक्शन ऑफ बुल काफ्स फॉर ब्रीडिंग। ब्रीडिंग के लिए बुल काफ्स को सिलेक्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? क्या चीज देखी जाती है? ऑप्शन क्या है कि जो है ना, बर्थ वेट ऑफ मेल, मेल का बर्थ वेट देखा जाता है, बॉडी कंफर्मेशन की जाती है, डेम्स मिल्क यील्ड देखी जाती है, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपने याद रखना है, जब ब्रीडिंग बुल को जो है ना सिलेक्ट किया जाता है तो वो कहा जाता है डेम्स मिल्क यील्ड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका क्या मकसद होता है? डैम का मतलब होता है फीमेल या मदर। मदर मतलब उसने हाईएस्ट मिल्क यील्ड कितनी दी है जेनेटिकली, उसमें जो है ना कितने काफ्स के मिल्क प्रोड्यूसिंग जीन्स कितने हैं, क्योंकि वो उसने काफ्स में कितने ट्रांसमिट किए हैं, और उसके जो डाटर हैं वो कितने प्रोड्यूस कर कर सकती है मिल्क, तो उसकी बेसिस पे जो उसकी मदर होती है उसकी मिल्क के बेसिस पे बुल को या बुल काफ्स को सिलेक्ट किया जाता है ब्रीडिंग के लिए। यह आपने याद रखना है। यह इस ऑप्शन के हवाले से बता रहा हूं कि अगर इस फॉर्म में ये क्वेश्चन आ जाता है। नहीं नहीं, बॉडी कंफर्मेशन नहीं। बॉडी कंफर्मेशन है। डैम्स मिल्क यील्ड, ठीक है। बॉडी कंफर्मेशन में तो वेरिएशंस आ सकती है ना। तो वही बात फिर दोबारा दोहरा रहा हूं कि क्या है कि ये क्वेश्चंस आपने स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। तो वहां पे आप सब्जेक्टिव तो है नहीं जहां पे आप उससे आर्ग्यू कर सके। आपको एमसीक्यू फॉर्म में आपको दिखाता हूँ, इस दफा यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन सेम कॉपी पेस्ट दे। ये हमारा चैप्टर हो जाए, नेक्स्ट मेडिसिन का चैप्टर है, उससे आप देखेंगे कितने क्वेश्चन थे। तो हमने इस बुकलेट के हवाले से चलना है, क्योंकि इसमें काफी कुछ गलतियां भी हैं। जहाँ पे गलतियां हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बताता भी हूँ कि भाई यहाँ पे मिस्टेक्स हैं इस किताब में। ऐसा नहीं है कि ये सारा किताब जो है ना, जो जिसने भी ये लिखा है वो 100% कन्फर्म होगा। बट इससे आंसर इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि जो मदर है उस वो कितनी परसेंटेज मिल्क यील्ड कर रही है उसकी बेसिस पे बुल काफ्स की सिलेक्शन की जाती है, मतलब उसकी माँ की मिल्क यील्ड को देखा जाता है। ठीक है। ये आपने याद रखना है। वैसे बॉडी भी है, ऐसा नहीं है कि, बट बॉडी सेकेंडरी ट्रेड में आता है, बट फर्स्ट में वो देखा जाता है। 55 क्वेश्चन क्या है कि म्यूल इज एग्जाम्पल ऑफ, ये भी क्वेश्चन हम ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि म्यूल किसका एग्जाम्पल है। क्या ऑप्शंस में? क्लोज ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग, हाइब्रिडाइजेशन, आउट क्रॉसिंग। तो ये भी आपको आ रहा होगा आंसर, इसका हमने पढ़ा था। हाइब्रिडाइजेशन जो प्रोसेस होता है जेनेटिक्स में, उसका एग्जाम्पल होता है म्यूल और हिनी, दो हम पढ़े थे। म्यूल किससे बनता है? मेल डोंकी होता है जो जेक होता है, और फीमेल हार्स होती है जिसे मेयर कहा जाता है। इन दोनों की आपस में क्रॉसिंग होती है, हाइब्रिडाइजेशन होती है, जिससे म्यूल बनता है। मतलब जिसमें पेरेंट्स वगैरह वो डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, उसको हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। तो म्यूल किसका एग्जांपल है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइब्रिडाइजेशन या स्पीशी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इसको कहा जाता है।
इसका एग्जाम्पल होता है म्यूल और हिनी। सही हो गया, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद क्या क्वेश्चन है? 57 थोड़ा इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी फेड यूरिया? किसको यूरिया फीडिंग में नहीं दी जाती? ऑप्शन क्या है? बुल, सकलिंग काव, सेफर काउ। ठीक हो गया। यूरिया क्या क्या होता है? यूरिया र्यूमिनेट्स की फीडिंग में दिया जाता है। ये नॉन प्रोटीजीनियस जो नाइट्रोजन होते हैं, एनपीएन, कुछ न्यूट्रिशन में मैंने थोड़ा बताया था, ये सोर्स होता है किसके लिए? र्यूमिनेट्स के लिए, ताकि उनमें जो र्यूमन होता है वहां पे माइक्रोब्स होते हैं, वो यूरिया को कन्वर्ट करते हैं माइक्रोबियल प्रोटीन्स में। ठीक है, तो वो यूजफुल होते हैं एनिमल्स के लिए। तो वो किसके लिए यूज नहीं किया जाता फीडिंग में? वो जो काफ्स होते हैं ना, सकलिंग काफ, जो बिल्कुल अभी मिल्क पी रहे हैं, सकलिंग पे हैं, छोटे बछड़े, उनको यूरिया फीड में आप नहीं खिलाएंगे क्योंकि वेरी टॉक्सिक होते हैं। तो वो अंडर डेवलप्ड होती है उनकी र्यूमन, तो वो उनका भी इतना फंक्शंस नहीं होते हैं, जो चारों कंपार्टमेंट होते हैं स्टमक के, तो वो टॉक्सिसिटी की वजह से उनको यूरिया नहीं दिया जाता। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि यूरिया किसकी फीडिंग में नहीं दिया जाता, बुल, हेफर, काऊ, तो आपने याद रखना है जो काफ्स होते हैं, सकलिंग काफ्स, उनमें यूज नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन याद रखना है। 62 क्वेश्चन क्या है? ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। थिक येलोइश डिस्चार्ज फ्रॉम वजाइना ऑफ काउ इंडिकेट्स व्हाट? ठीक है, तो ये येलोइश की डिस्चार्ज जो होती है काउ की वजाइना से, तो उसे क्या कहा जाता है? हीट साइकिल, मेस्टाइटस, वेजनाइटस, तो उसे पायोमेट्रा कहा जाता है। ये आपने याद रखना है, पायोमेट्रा। ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पायोमेट्रा किससे कहते हैं? जब भी क्या हो जाती है? पस आ जाती है यूट्रस में। ठीक हो गया, तो वो या आफ्टर काल्विंग, या कोई प्लेसेंटा रिटेंड हो जाती है, यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाता है, या रिप्रोडक्टिव हाइजीनिक कंडीशंस नहीं होती हैं, तो उससे ये थिक येलोइश डिस्चार्ज होता है, जिसमें ये पस या कुछ इन्फेक्शंस या वाइट ब्लड सेल जो डेड होते हैं वो मिक्स होते हैं, वो वजह से डिस्चार्ज होता है, जिस कंडीशन को कहा जाता है पायोमेट्रा। ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन याद रखना है। बाकी वेजिनाइटिस तो इन्फ्लामेशन हो गई, मेस्टाइटिस उडर्स की इन्फ्लामेशन को कहा जाता है, ये आपको क्लियर होगा। गेस्टेशन पीरियड ऑफ गोट, गोट का कितना होता है? 145 150 डेज, ये बताया हुआ है, 145 दिन। ये यहाँ पे फिट हो रहा है ऑप्शन में, तो ये आपको क्लियर होगा, ये बताने की जरूरत नहीं। अभी यहाँ पे देखें इसने कैसे वो मारी हुई है, देखना। तो सारे क्वेश्चन सही नहीं है, ये याद रखने की जरूरत नहीं, बट आपको दिखा रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस गलत भी है। मेडिसन विच चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट डू नॉट किल आर नोन एज कॉल्ड। ऑप्शन देखें, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, परगेटिव्स, एंटी हेलमिंथिक्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को जस्ट चेक करते हैं या रोक देते हैं, बट उसको किल नहीं करते। बट इसके हवाले से जो इसने आंसर दिया है वो एंटीबायोटिक दिया है। तो ये एंटीबायोटिक ऐसा नहीं होता है, हम पढ़ चुके हैं एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट हो सॉरी बैक्टीरियोस्टेटिक भी होती है, बैक्टीरियोसाइडिल भी होती है। ठीक हो गया, दोनों फंक्शन करती है, मतलब उसकी ग्रोथ को स्टॉप भी करती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को, और उसके साथ साथ किल भी करती हैं। बट यहाँ पे स्टेटमेंट आप देखें तो उसने लिखा है डू नॉट किल, मतलब उसने कह दिया है कि एंटीबायोटिक्स किल नहीं करती। तो ये क्वेश्चन गलत है इस बुकलेट में। बट हम क्या कर सकते हैं, अभी इसका आंसर इसने एंटीबायोटिक दिया है, एंटीसेप्टिक तो वैसे होगा भी नहीं, क्योंकि आपको बताया हुआ है ये जो एक्सटर्नल वाउंड्स वगैरह स्किन पे होते हैं, उनको किल करने के लिए यूज किए जाते हैं। परगेटिव, लग्जेटिव का काम करते हैं। ठीक हो गया, एंटी हेलमिंथिक्स वर्म्स वगैरह को रिमूव करने के लिए होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को यहाँ पे इसने एंटीबायोटिक दिया है, तो ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है यहाँ पे। ये आपने याद नहीं रखना है, और ये पेपर में ऐसे आएगा भी नहीं। सही है, तो ये देखें कुछ उसने गलत क्वेश्चन जो दिए हैं, मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ। 66 क्वेश्चन क्या है कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, द ड्यूरेशन ऑफ पैसिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी। पैसिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है कि वो रेडीमेड जो एंटीबॉडीज होती हैं वो एनिमल रिसीव करता है, मतलब खुद नहीं बनाता। पैसिव वो ही होती है ना, या तो कोलेस्ट्रम से आती है, मदर टू काफ, या आप एंटी सीरियम के इंजेक्शन यूज करते हैं, उससे आप जो एंटीबॉडीज ले रहे हैं उसको कहा जाता है पैसिव। ये हम पढ़ चुके हैं। तो इसकी ड्यूरेशन क्या होती है ये आपने याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 to 20 डेज। ठीक है, कितने डेज तक इसकी ड्यूरेशन होती है पैसिव इम्यूनिटी की? 10 से 20 दिन तक होती है।
ठीक है, तो वो किस सोर्स से दी जाती हैं, किस स्पीशीज से आप ले रहे हैं, उस पे ये डिपेंड करता है। बट ये भी स्टैंडर्ड वैल्यू है एग्जाम के हवाले से जो आपने याद रखना है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी की ड्यूरेशन क्या होती है, 10 to 20 डेज, आपने याद रखें। सही हो गया, ज्यादा इसकी वो उसमें जाने की जरूरत नहीं। 67 क्वेश्चन क्या है कि इंडिकेट द पीरियड ड्यूरिंग विच द, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा ऑफ न्यूबॉर्न, ये छोड़ दें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। 68 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट सुटेबल टाइम फॉर वैक्सीनेशन अगेंस्ट एचएस, ये आपने याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के हवाले से भी अच्छा है, आ भी सकता है, रिपीट भी हो सकता है। कब की जाती है एचएस की? अक्टूबर, दिसंबर, जस्ट बिफोर मूनसून, फेब्रुवरी। ठीक हो गया, तो ये आपने याद रखना है। एचएस आपने देखा भी होगा, मूनसून से पहले की जाती है इसकी वैक्सीनेशन। एचएस क्या होती है? हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया। यहाँ से क्वेश्चन आपको करवाए, सबसे ज्यादा किस में देखी जाती है? बफेलो में देखी जाती है। इसका काजेटिव एजेंट भी बताया हुआ है, पास्चुरिला, मल्टोसीडा, ये सारे क्वेश्चन इससे बताए हुए हैं आपको। बिफोर मूनसून आपने याद रखना है, या क्वेश्चन आ जाए कि मूनसून या उसकी सीजन के दे दे, तो भाई समर में की जाती है, विंटर में की जाती है, मूनसून में की जाती है, तो आपने बस मूनसून वाला वर्ड याद रखना है एचएस के हवाले से। ठीक हो गया, रेनी सीजन हो गई, जो ह्यूमिडिटी लेवल वेदर में ज्यादा होती है, मूनसून जो पीरियड होता है उसमें यह बैक्टीरिया ज्यादा फैलता है एचएस का, क्योंकि जो है ना उससे एनिमल ज्यादा स्ट्रेस में आता है। तो मूनसून से पहले पहले एचएस की वैक्सीनेशन की जाती है, ताकि जो है ना एनिमल को बचाया जा सके इस इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है एचएस से। ये क्वेश्चन भी आपने मूनसून वाला भी याद रखना है। 69 क्वेश्चन क्या है, कैन विच डिजीज स्वेलिंग इन द नेक एंड थ्रोट रीजन इज नोटिस्ड। ये भी अच्छा एमसीक्यू से, ये ऊपर वाला सेम आंसर होगा कि कौन सी डिजीज में नेक और थ्रोट रीजन जो एनिमल की होती है उसमें स्वेलिंग होती है। ये मैंने डिटेल में एचएस जब पढ़ाया था वहां पे बताया था। यह भी होता है कि इसमें हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया में होता है, एचएस डिजीज में होता है। जब भी नेक और थ्रोट की स्वेलिंग की बात आए, आपने आंखें बंद करके एचएस डिजीज सोचना है। तो उसमें ये जो है ना देखा जाता है, एचएस की ये क्लिनिकल साइंस होती है। ठीक है, जिसमें इन्फ्लामेशन होती है, एडिमा हो जाती है, फ्लूइड्स भी जमा हो जाती हैं उस नेक की जगह पे। थ्रोट थ्रोट जो होती है वो भी स्वेलिंग कर जाती है, जिससे ब्रीथिंग के प्रॉब्लम होते हैं। तो ये किसमें देखे जाते हैं? हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया। बाकी एंथ्रेक्स या रिंडर पेस्ट वगैरह इसमें सच कोई चीज नहीं देखी जाती। फिर क्या क्वेश्चन है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है? अच्छा, ये क्वेश्चन भी देख लें, हो सकता है ये भी थोड़ा सा पेपर के हवाले से इम्पोर्टेंट। एट वाट टेम्परेचर द गर्बर ब्यूटायरोमीटर, किससे फैट को इससे मेजर किया जाता है? मिल्क के फैट को। शुड बी केप्ट इन हॉट वाटर बाथ फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मिल्क फैट। अगर सिंपली पूछा जाए मिल्क फैट को किससे मेजर किया जाता है, तो ये ब्यूटायरोमीटर आ जाए ऑप्शन में, या गर्बर मेथड मैंने बताया था, ये हमने थ्योरी में भी पढ़ा था कि उससे फैट को जो है ना क्या कहते हैं, मेजर किया जाता है मिल्क के फैट को। तो इसका टेम्परेचर आपने याद रखना है। अगर पूछा जाए किस टेम्परेचर पे यह मेथड यूज किया जाता है, तो वो होता है 65 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक, कितने पे? 65। ये थोड़ा न्यू क्वेश्चन है, आपने ये याद रखना है, क्योंकि ये थोड़ा पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि अगर आ जाए गर्बर ब्यूटारोमीटर मेथड मिल्क फैट में किस टेम्परेचर पे यूज किया जाता है, 65 डिग्री सेल्सियस पे यूज किया जाता है। सही हो गया, तो ये आपने स्टैंडर्ड टेम्परेचर है इसका पेपर के हवाले से, यह आपने याद रखना है। उसके बाद क्या क्वेश्चन है कि इन विच पोर्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम उडर बैक्टीरिया कंटेंट इज हाईएस्ट। यह भी क्वेश्चन मैंने थ्योरी में बताया था, शायद वर्बली बताया हो या वहां पे हमने थ्योरी में पढ़ा हो कि किस पोर्शन में हाईएस्ट नंबर ऑफ बैक्टीरिया होते हैं ड्यूरिंग, आप जब मिल्क लेते हैं तो आपने याद रखना है जो फोर मिल्क के होता है पहले, जो आप मिल्क लेते हैं उधर से जो फर्स्ट मिल्क आता है उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं। इसलिए आप देखते हैं जो भी फार्मर मिल्क वगैरह लेता है तो वो उडर्स को पहले प्रेस करता है, कुछ ड्रॉप्स जो है वो मिल्क के नीचे गिराता है, फिर वो किसी बर्तन वगैरह में डालता है, तो उसमें नंबर ऑफ बैक्टीरिया हाईएस्ट होते हैं, ये आपने याद रखना। इसको फर्स्ट मिल्क जो कहा जाता है ड्यूरिंग मिल्किंग, तो उसमें वाटर और ज्यादा पाया जाता है, फैट कम होता है, तो उसमें बैक्टीरियल कंटामिनेशन ज्यादा देखी जाती है। तो फोर मिल्क उससे कहा जाता है या फर्स्ट मिल्क कहा जाता है जहां पे नंबर ऑफ बैक्टीरिया हाईएस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है।
उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि 80 क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मिल्क वीन। मिल्क वीन जो होती है उसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, मिल्क वीन क्या होती है ये हमने थ्योरी में पढ़ाई थी। वहां पे आपको डेयरी वाले चैप्टर में सब क्यूटिनस एब्डोमिनल वीन इसको कहा जाता है। मेमरी ग्लैंड्स में सब क्यूटिनस एब्डोमिनल वीन इसको कहा जाता है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करती है, टू कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू उडर्स। ठीक हो गया, तो कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू उडर्स, तो ये आपने याद रखना है। ये भी क्वेश्चन पेपर के हवाले से इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट क्या कहते हैं, आ सकता है। वाटर परसेंटेज क्या होती है, काउ मिल्क में 87% होती है, ये भी आपको क्लियर होगा। 85 क्वेश्चन क्या है कि मार्क द बेस्ट प्लेस ऑफ इंसेमिनेशन ऑफ बफेलो इन हीट। तो इंसेमिनेशन की बेस्ट प्लेस क्या होती है बफेलो में, तो वो वुल्वा वजाइना सर्वेक्स डायस्ट्रम क्या होती है, सर्वेक्स होती है। ये भी आपने याद रखना। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में जहां पे आप सीमन इंसेमिनेट करते हैं या प्लेस करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में फर्टिलाइजेशन को अचीव करने के लिए, तो बफेलो में कौन सी साइड में किया जाता है, सर्वेक्स में किया जाता है। ये बेस्ट प्रेफरेबल साइड होती है। ठीक है, बाकी वल्वा वजैना ये तो आपको पता है। जो है ना डायस्ट्रम, ये डाई स्ट्रेस को कहा जाता है, ये फेस है। ये स्ट्रेस स्ट्रेस साइकिल का फेस है, ये कोई पार्ट नहीं है रिप्रोडक्टिव। सही, इसमें कंफ्यूज नहीं। उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि अच्छा ना, मार्क द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ बुलक। बुलक का पल्स रेट नॉर्मल कितना होता है, ये वही कंफ्यूज कर रहा है, वही केटल वाला आपने याद रखना है। ठीक है, जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने नाम ऐसा दे दिया। तो वो कितना पल्स रेट होता है उनका, हार्ट बीट मतलब पर मिनट कितना, जो है ना क्या कहती है, नंबर ऑफ टाइम्स हार्ट बीट्स चलती है, वो होते हैं 60 to 70 बीट्स पर मिनट। सेम होता है, ये हमने पढ़ा था एनिमल रिफ्रेशर में। ठीक है, तो ये आपने ये स्टैंडर्ड याद रखना है। ये वैल्यू होता है करेक्ट पल्स रेट, ये होती है काउज में, कैटल में सॉरी। उसके बाद 88 क्वेश्चन क्या है कि विदर जो है, ये एच नहीं है, एच को आप हटा दें, इसकी एक्चुअल स्पेलिंग है विदर। ठीक है, ठीक है, विदर इसको कहा जाता है। ये कैस्ट्रेटेड एनिमल किसका है, काऊ का, बफेलो, शीप, गोट। तो ये आपने याद रखना एग्जैक्ट एग्जाम के हवाले से, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये शीप के कैस्ट्रेटेड मेल को कहा जाता है। ठीक है, शीप के कैस्ट्रेटेड मेल को वीदर कहा जाता है। वैसे गोट के लिए भी ये कुछ किताबों में यूज किया गया है, बट एग्जैक्ट अगर क्वेश्चन आ जाए, शीप भी मौजूद हो गोट भी मौजूद हो, तो आपने शीप को करना है। ठीक है, स्टैंडर्डली ये शीप के लिए यूज किया जाता है, जैसे बुलक या स्टीर वगैरह काऊ के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो बफेलो के लिए भी कोई स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी नहीं है, वो कैटल वाला ही यूज किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही गोट के लिए भी इनफॉर्मली यही यूज किया जाता है, बट ये मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज के लिए विदर जो है ये यूज किया जाता है। शीप के लिए आपने शीप वाला ही याद रखना है। ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन याद रखना है जब भी ये क्वेश्चन आ जाए। अच्छा, ये क्वेश्चन 93 वाला भी आपने देखना है कि बेस्ट मेथड ऑफ मिल्किंग ऑफ काऊ। काऊ की मिल्किंग के दौरान बेस्ट मेथड, अभी ये कुछ डिफरेंट मेथड्स होते हैं, ये हमने पेपर थ्योरेटिकली नहीं पढ़े, यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। वेट हैंड एंड विथ वाटर, ड्राई हैंड, वेट हैंड विथ ऑयल, वेट हैंड विथ मिल्क फ्रोथ। ठीक हो गया। तो बेस्ट मेथड इनमें जो होता है ड्यूरिंग मिल्किंग ऑफ काउ, वो होता है ड्राई हैंड होने चाहिए फार्मर के या जो भी वहां पे मिल्क ले रहा है। हाइजीनिक कंडीशन के लिए सबसे पहले आपने ये याद रखना है। ड्राई हैंड क्यों प्रेफर किए जाते हैं, ताकि टीट्स में स्लिपिंग वगैरह ना हो। ठीक है, या ग्रिपिंग या कंट्रोल आप कर सकें, इसमें उडर्स को इंजरी से बचाया जाता है, मतलब रिस्क कम होता है, कंटामिनेशन का भी चांसेस कम होते हैं, या मेस्टाइटिस के भी चांसेस स्प्रेडिंग के कम होते हैं। तो अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए कि वेट हैंड या ड्राई हैंड, इस फॉर्म में दे दे कि मिल्किंग ऑफ काउ के लिए बेस्ट मेथड कौन सा होता है, तो आपने याद रखना है ड्राई हैंड वाला ऑप्शन। ये जरूर आपने जहन में बिठाना है। सही है, ड्राई हैंड वाला। ये एमसीक्यूज आपने जहन में बिठाना है, अगर क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए।
फिर आते हैं क्वेश्चन किस पे। ये तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है क्वेश्चन काफी दफा। पार्चुरेंट पेरेसिस आ गया, मतलब मिल्क फीवर की बात हो रही है। कैन बी प्रिवेंटेड बाय फीडिंग, वही क्वेश्चन। क्या देंगे? हाई फास्फोरस एंड लो कैल्शियम, बी ऑप्शन। ये वैसे वीओ में सेम कॉपी पेस्ट हो चुका है ऑलरेडी 2018 में। यहाँ से के जो है ना, मिल्क फीवर को किस तरीके से प्रिवेंट किया जाता है, हाई फास्फोरस एंड लो कैल्शियम। ये प्री पार्टम है, मतलब पार्चुरेशन से पहले ये किया जाता है, ऐसा नहीं कि बाद में, पहले ही। जैसे उसकी प्रेगनेंसी होने वाली है उससे पहले उसको आप कैल्शियम कम दिलाएंगे। ये क्यों होता है, इसका रीजन वगैरह डिटेल में मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी, ठीक हो गया। तो आपने सिंपली ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, हाई फास्फोरस फास्फोरस लो कैल्शियम, और पहली क्लास में इसी सीरीज में मिल्क फीवर में भी बताया था मैंने। 102 क्वेश्चन क्या है कि हेमोग्लोबिन यूरिया इन बफेलोज कैन बी ट्रीटेड मोर इफेक्टिवली बाय। ठीक है, क्या होती है? इंट्रावीनियस कैल्शियम आप दें, सोडियम एसिड फास्फेट दें, एंटी फाइब्रेनोलाइटिक ड्रग्स दें, डेक्सट्रोज के स्लाइन दें, क्या देंगे अगर हेमोग्लोबिन यूरिया बफेलो में हो जाए? हेमोग्लोबिन यूरिया क्या होता है? जब रेड ब्लड सेल्स टूट जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ब्लड वेजल्स में, तो उससे जो यूरिन का कलर होता है वो रेड या कॉफी कलर का आता है, जिसको कहा जाता है हेमोग्लोबिन यूरिया। हमने ये डिफरेंट कंडीशंस में पढ़ा था, बेबीसिया में भी होता है। पोस्ट पार्चुरेट हेमोग्लोबिन यूरिया जो फास्फोरस की डिफिशियंसी से होती है उसमें भी ये पाया जाता है। बट इसके लिए ड्रग्स, यहाँ पे किसी डिजीज उसने मेंशन नहीं किए, जैसे बेबीसिया करता या पोस्ट पार्चुरेट हेमोग्लोबिन यूरिया करता तो फिर हम उस स्पेसिफिक डिजीज की ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या कहते हैं, इंजेक्शंस वगैरह, मेडिसन या ट्रीटमेंट वगैरह। बट यहाँ पे उसने ब्रॉड टर्म दिया, हेमोग्लोबिन यूरिया को किस तरीके से कम कर सकते हैं। उसके लिए आपने याद रखना है, एंटी फाइब्रेनोलाइटिक ड्रग्स दी जाती हैं। इस ड्रग्स का काम क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उनकी डिस्ट्रक्शंस को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, या इंटरनल जो हेमोलाइसिस हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है, उसको कम करते हैं, या हेमोग्लोबिन यूरिया के केसेस को रिकवर कर देते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है एंटी फाइब्रेनोलाइटिक ड्रग्स। सिंपली आपने ये याद रखना है, अगर क्वेश्चन डायरेक्ट ये कॉपी पेस्ट हो जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना है आपने। एंटी फाइब्रेनोलाइटिक ड्रग्स जो होती हैं ये रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शंस को बचाती है, क्योंकि हेमोग्लोबिन यूरिया में रेड ब्लड सेल्स टूट जाते हैं, जिसकी वजह से यूरिन का कलर चेंज हो जाता है। तो ये ड्रग्स क्या करती है, उस डिस्ट्रक्शंस को रोक देती है। 103 क्वेश्चन क्या है कि एच एस अकर्स इन सेवियर फॉर्म इन किस में होता है? अभी सबसे पहले तो हमने देखा अगर अलग अलग एनिमल्स में दे दे तो बफेलो आपने करना है। बट ऑप्शन क्या है? कैटल एंड बफेलो, हार्स एंड म्यूल, डॉग्स एंड कैट, पिग्स एंड रोडेंट्स वगैरह। तो यहाँ पे और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास, कैटल और बफेलो को ही हम करेंगे। अगर इस फॉर्म में देता है तो फिर कैटल एंड बफेलो, अगर अलग अलग एनिमल्स करके देता है, कैटल बफेलो शीप हार्स, तो फिर आपने बफेलो जरूर करना है। सही है, तो ये डिफरेंट नेचर से ये क्वेश्चन निकले हुए जो आपने याद रख ली। उसके बाद क्या होता है क्वेश्चन? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, 111 क्वेश्चन ये लास्ट करते हैं, उसके बाद क्लास यहाँ तक ही होगी शायद हमारी आज। द अर्लीस्ट प्रेगनेंसी डायग्नोसिंग टेस्ट फॉर बॉयन, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने जहन में बिठाना है कि सबसे पहली प्रेगनेंसी की जो टेस्ट बॉयन में की जाती है वो कौन सी की जाती है? आपने याद रखना है, वो है प्रोजेस्ट्रॉन ऐसे टेस्ट की जाती है, जिसमें चेक किया जाता है एनिमल प्रेग्नेंट है या नहीं है। ठीक है, रेक्टल एग्जामिनेशन से भी पहले, अल्ट्रासाउंड से पहले, रेडियोग्राफी से भी पहले प्रोजेस्ट्रॉन ऐसे टेस्ट होती है जिसमें कंसेप्शन देखी जाती है। प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन को देखा जाता है कि कार्पस ल्यूटम ने बनाया है या नहीं बनाया, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि कार्पस ल्यूटम प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। अगर प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन बन गया तो वो प्रेगनेंसी मेंटेन हो जाती है। तो ये 18 से 21 दिन पे पहले पहले की जाती है, इसके बाद अल्ट्रासाउंड किया जाता है। तो प्रेगनेंसी के 18 से 21 दिन के अंदर अंदर आप ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ये अर्लीस्ट प्रेगनेंसी टेस्ट होती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले अर्लीस्ट प्रेगनेंसी टेस्ट कौन सी है डायग्नोसिंग की, तो प्रोजेस्टेरॉन ऐसे टेस्ट आपने याद रखना है, ये होती है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड किया जाता है 25 से 30 दिन के बाद।